नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने बहिर्जनित बल का अध्ययन करना स्टार्ट किया था। और बहिर्जनित बल के अंतर्गत 5 टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं। उन 5 टॉपिक में से एक है पवन। पवन के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पवन के द्वारा निम्न चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी रेगिस्तानी क्षेत्र होता है वहाँ पर पवन ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसके पास कोई अवरोध नहीं होता है। तो वो तेज़ी से बालू का या वहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानों का कटाव करती है और उनके कटाव करने के पश्चात कुछ विभिन्न प्रकार की रचनाओं का निर्माण करती है। उन रचनाओं के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। छत्रक शैल, ज्यूगेन, यार्डंग, इंसेलबर्ग, सैंड ड्यून्स और लोयस। चलिए एक एक करके इनके बारे में स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स इनको समझते हैं। पहले नंबर पर हमारा टॉपिक है छत्रक शैल या मशरूम रॉक। तो बहुत कॉमन सा शब्द है मशरूम। मशरूम की तरह राख हो जाती है जब कोई चट्टान इस तरह से काट दी जाती है कि वो मशरूम की तरह दिखाई देने लगती है। ऐसी चट्टान को मशरूम रॉक भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम गारा भी है, ये भी बहुत पॉपुलर है। छत्रक शैल छाते की तरह की इनकी डिजाइन हो जाती है। कोई भी रेगिस्तानी क्षेत्र होता है वहाँ पर पौने अपने साथ जब बालू को उड़ा कर ले जाती हैं तो बालू निचले क्षेत्र पर ही पाई जाती है, यानी बालू ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाती है, निचले क्षेत्र पर ही उड़ती है। जब निचले क्षेत्र पर उड़ती है तो पाई जाने वाली चट्टानों को नीचे ही काट देती है, यानी नीचे ज़्यादा काट देती है, ज़्यादा कटाव करती है और ये यहाँ से पूरी समाप्त हो जाती है। इस तरह से दोनों ओर से जिधर से हवाएं आएंगी निचले क्षेत्र को काट काट करके ख़त्म कर देंगी और इस तरह से जो चट्टान पहले यहाँ से पूरी कवर करती थी ऐसे करके, अब वो यहाँ पर नीचे ख़त्म हो चुकी है। तो इस प्रकार की चट्टानें बच जाती हैं। इन चट्टानों को हम छत्रक शैल के नाम से जानते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर है ज्यूगेन। इनका निर्माण वहाँ पर होता है जहाँ पर मुलायम व कड़ी चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में होती है। ये शब्द को ध्यान रखना है ज़्यादा आपको। क्षैतिज अवस्था क्या होती है? क्षैतिज अवस्था का मतलब यहाँ पर ये है कि नीचे मुलायम चट्टानें पाई जाएंगी और मुलायम चट्टानों के ऊपरी क्षेत्र पर कठोर चट्टानें पाई जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कठोर चट्टानें मिल रही हैं और नीचे मुलायम चट्टानें मिल रही हैं। ऐसी दशा में क्या होता है, चट्टानों की दरारों में ओस भरने और रात में तापमान कम होने से मुलायम चट्टानों का अपरदन होने लगता है। यानी धीरे धीरे नीचे जो मुलायम चट्टानें हैं वो अपरदित हो जाती हैं और वो समाप्त हो जाती हैं। तो ऊपर उनके ऊपर टोपी की तरह की संरचना एक दिखाई दे रही है आपको। इस टोपी की तरह की संरचना बन जाने से नीचे की चट्टान धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन वो उनको ढके हुई है। तो जब नीचे मुलायम चट्टान हो ऊपर कठोर चट्टान, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को ज्यूगन कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट आप देखेंगे यार्डंग क्या होता है। तो ये ज्यूगन का तस्वीर है आपका, ये भी ज्यूगन का ही तस्वीर है। यार्डंग क्या होता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक कठोर चट्टान आपको दिखाई देगी, फिर यहाँ पर मुलायम चट्टान दिखाई देगी, फिर कठोर चट्टान दिखाई देगी, फिर यहाँ पर मुलायम चट्टान दिखाई देगी। यानी एक समय में ऐसा पूरा बराबर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर मुलायम चट्टान का क्षेत्र था, हवा की प्रवाह की दिशा में था, यानी हवा इधर से या तो इधर से चल रही थी और हवा ने क्या किया, इस जगह की मुलायम चट्टान को धीरे धीरे करके उड़ा ले गई और यहाँ पर नाली नुमा संरचना बन गई। कठोर चट्टान क्योंकि हवा के द्वारा नहीं अपरदित की जाएगी, इसलिए कठोर चट्टान उसी जगह पर बनी रही। तो इस तरह से जो चट्टानें बनती हैं, एक कठोर होगी, फिर मुलायम होगी, एक कठोर होगी, फिर मुलायम होगी, मुलायम वाली उड़ करके खत्म हो जाएंगी, कठोर चट्टानें नाली नुमा आपको दिखाई देंगी। इस प्रकार की बनी स्ट्रक्चर को हम यार्डंग कहकर पुकारते हैं। एक अगला स्ट्रक्चर है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग में पवन के प्रभावकारी अपरदन से जब चट्टानी भाग कट छट कर समतल हो जाता है। ये पूरा पूरा एरिया था, यहाँ पर चट्टान चट्टान पाई जाती थी, लेकिन बाकी चट्टानें कट छट करके समाप्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। कुछ यत्र तत्र जो भाग होते हैं वो उभरे हुए आपको दिखाई देते हैं। इन छोटे छोटे उभरे हुए टीलों को ही क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग कहकर पुकारा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी क्षेत्र समतल हो चुका है, समाप्त हो चुका है यहाँ की चट्टानें, कुछ चट्टानी क्षेत्र बचे हैं, ये इंसेलबर्ग कहलाते हैं। इसके अलावा लोयस, ये लोयस क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू के कणों का निक्षेप हो जाता है और इसी को लोयस कहते हैं। कैसे देख लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर दूर उस क्षेत्र पर कहीं पर मरुस्थल होगा, मरुस्थल से बालू के कण उड़ाकर यहाँ पर ले आए गए हैं
और ला करके यहाँ पर गिरा दिए गए हैं। पहले से यहाँ पर मैदान था, उस मैदानी क्षेत्र में बालू के कण मिक्स हो गए हैं, तो एक नए प्रकार का स्ट्रक्चर बना है। इस नए प्रकार की संरचना को ही हम लोयस कहते हैं। यहाँ लोयस प्रदेश में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है अत्यधिक उपजाऊ होती है। एक एग्जाम्पल, चीन के उत्तरी मैदान में लोयस मिट्टी मिलती है। चीन आप जाएंगे या देखेंगे मानचित्र में, तो चाइना के ऐसे करके अगर मैप बनेगा तो चाइना के उत्तरी किनारे पर यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा, मंगोलिया। मंगोलिया का एक बहुत पॉपुलर स्थल है जिसको गोबी डिजर्ट कहा जाता है। गोबी से हवाएं आएंगी तो चाइना में उस मिट्टी को लेकर आएंगी और इस तरह से चाइना के उत्तरी हिस्से पर एक प्रकार का मैदान बनेगा। उस मैदान को लोयस मैदान कहा जाता है। तो लोयस मैदान की मिट्टी उपजाऊ होती है, इस मिट्टी को लोयस मिट्टी कहते हैं और यह खेती के बहुत काम आती है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बालू का स्तूप। इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। बालू का स्तूप इंग्लिश में सैंड ड्यून्स कहा जाता है। बालू का स्तूप को बालू टिब्बा भी कहा जाता है, यानी बालू के ढेर को बालू टिब्बा या बालू का स्तूप कहा जाता है। बालू के ढेर कैसे बनते हैं? सिंपल सी बात है, हवाएं रेगिस्तानी प्रदेशों में चलेंगी तो एक जगह से दूसरी जगह पर बालू इकट्ठा होगी। उन बालू के इकट्ठा होने से कई प्रकार के टीले बनेंगे। उन टीलों को ही बालू का स्तूप कहा जाता है, लेकिन वो टीले कई डिजाइन के होते हैं। आप इन चित्रों में देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के डिजाइन के यहाँ पर टीले बन रहे हैं। इन टीलों में से ऐसे टीले जिनका आकार अर्धचंद्राकार होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन टीलों का आकार अर्धचंद्राकार आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे टीलों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऐसे टीलों को बरखान कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बालू के अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से पुकारा जाता है। आप बताएंगे बरखान। बरखान के बारे में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस तरह की फिल्मों में आपने देखे होंगे चित्र, इन्हें बरखान कहा जाता है। अर्धचंद्राकार होते हैं, इनमें से इनका ये ढाल होता है, ये ढाल काफ़ी, इसका ढाल जो है तीव्र होता है। इसका एक दूसरा ढाल होता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसका ढाल बहुत मंद होता है। इस टीले का ये ढाल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये ढाल काफ़ी धीमा ढाल है, यानी काफ़ी दूर तक आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक दूसरा ढाल होता है इधर वाला, ये ढाल काफ़ी तेज है, यानी यहाँ पर ढालान बहुत तेज है। तो प्रश्न ये बनता है, जो तीव्र ढाल होता है, बरखान का तीव्र ढाल जो होता है वो किस दिशा में होता है? तो हमेशा पवन की दिशा में होता है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ विंड डायरेक्शन, यहाँ पर लाइनों से बताया गया है, ये एरो बनाया गया है। इधर की ओर हवा चल रही है और इधर की ओर ही बरखान का जो तीव्र ढाल वाला हिस्सा होता है वो पाया जाता है। और एक और ख़ास बात बता दें आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है डून मूवमेंट्स, यानी डून जो करता है मूवमेंट भी करता है। ये डून जो होता है मूवमेंट करता है, गति करता है, हवा के साथ गति करता है। हवा जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये डून भी आगे ही बढ़ता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हवा आगे बढ़ेगी तो ये इधर का पीछे वाला जो भी इसका बालू होता है ये ऊपर की ओर चढ़ता जाता है, ऐसे करके चढ़ता जाता है और इधर से फिसल करके नीचे गिरता जाता है। यहाँ से चढ़ेगा और नीचे फिसल करके गिरेगा, इस तरह से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इधर का पीछे का जो भी बालू होता है ये ऊपर चढ़ता जाता है, इस तरह से ये मूवमेंट करता है। तो आपने क्वेश्चन जाना है, बरखान जो डून होते हैं इनका फेस या जो तीव्र ढाल होता है वो हमेशा पवन की दिशा की ओर होता है और ये विंड डायरेक्शन की ओर ही मूवमेंट करते हैं। जिधर पवन की दिशा होती है उधर की ओर ये गमन करते हैं। इस तरह से ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में हम नदी के द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।